नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज दिख रहा है कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बिल्कुल फ्लैट। बैंक निफ्टी में करीब 150 पॉइंट की कमजोरी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज फिसले। वहीं 4% गिरा इंडिया विक्स। डिफेंस शेयरों में शुरुआती तेजी अभी भी कायम। निफ्टी डिफेंस करीब 1% मजबूत। गारंटी शिप बिल्डर्स करीब 8% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा। वहीं बीडीएल, मजगांव डॉक, वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शामिल। उधर कोचिन शिपयार्ड करीब 6% दौड़ा। रियल्टी शेयरों में आज मुनाफा वसूली। 1.25% से ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। वहीं सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में भी दबाव। दूसरी ओर कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों में आज खरीदारी का मूड। और आज के बिग स्टॉक्स बिल्कुल पड़े सटीक। दवा के क्लिनिकल ट्रायल फेल होने से स्पार्क करीब 15% टूटा। वहीं डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से एबीएफआर में लगा 10% का लोअर सर्किट। बना वायदा का टॉप लूजर। उधर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर था पॉजिटिव नजरिया। शेयर में खरीदारी कायम। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू और मेरे साथ शो में कौन रहेंगे। आशीष बहेती जी और राजेश सतपुते जी पिछले शो से बने हुए हैं। रचना जी जुड़ेंगी हमारे साथ। रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइज़र के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया जुड़ेंगे। और उनके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल से मार्केट के टेक्निकल्स पर चर्चा करेंगे। एक बार आते हैं ज़रा मार्केट पर, एक दो स्टॉक्स देखते हैं। एक बार स्पार्क लेकर आइए, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में बात की थी इसकी, और देखिए अब 19% नीचे। इनफैक्ट अब ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और आज इसको हमने रेड में लिया था। खुलने के बाद भी अगर आपने बेचा होता तो उसके बाद भी मैसिव प्रॉफिट। इनफैक्ट 5% नीचे खुला, लेकिन अब करीब करीब इंट्राडे में 20% नीचे स्पार्क का रीज़न चला दीजिए जो हमारे आज सुबह बिग स्टॉक्स में मेंशन था। क्यों हमने इसको रेड में लिया था? क्योंकि ये एक क्लिनिकल ट्रायल की जो स्टडी हुई थी। अब देखिए क्या होता है, फार्मा कंपनियां होती हैं, वो कोई भी दवा लॉन्च करती हैं तो उसका ट्रायल करती हैं। वो ट्रायल में अगर वो सक्सेसफुल होता है तभी वो आगे जाकर उस पर और काम करती हैं। इसमें ट्रायल पर वो खरे नहीं होते। फेज़ 2 का ट्रायल था, इसका मतलब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई होगी, काफ़ी पैसा लगा होगा। और अब ये ड्रग काफ़ी बड़ा ड्रग माना जा रहा था। सन फार्मा ने स्पार्क दिखाई है ज़रा, क्योंकि स्पार्क की बात हो रही है यहाँ पर। जो कंपनी जो रिसर्च करती है वो स्पार्क है, तो इस वजह से 19% इस समय स्पार्क आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज का क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द डे। उसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय सेलिंग प्रेशर है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी अब आ रही है लोअर लेवल से। मिड कैप में खासतौर से अच्छी रिकवरी आई, और निफ्टी भी अब एक बार वापस ग्रीन में आने को तैयार है। वीरू करीब करीब 36 पॉइंट ऊपर। जी हाँ, 24,578, 36 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। चलते हैं भैया, आपने एक छोटी सी समरी समझी बाजार की। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आशीष बहती जी और राजेश सतपुते, फ्रेश पर्सपेक्टिव वीडियो के रचना जी और रुचित जी जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग। मेरे इस वक्त के दो ट्रेड्स में एक रहेगा बजाज ऑटो की जून के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हम 8670 के करीब बैठे हुए हैं। 8600 के लेवल पे हम इसमें एसएल लगाएंगे, और यहाँ पे हम टारगेट लगाएंगे 8770 एंड 8850। और उसके अलावा जो सेकंड मेरा कॉल होगा दैट विल बी बजाज फिंसर्व में हम नीचे के लेवल से रिकवर करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2008 के आसपास फ्यूचर्स बैठे हुए हैं। इसमें हम 1990 पे एसएल लगाएंगे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 2030 एंड 2040। चलिए, ये ट्रेड्स हो गई रचना जी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। रुचित भी हमारे साथ। रुचित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स दो। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो स्टॉक्स है। दो में से मेरा जो पहला पिक है वो खरीदारी की साइड है। जो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी की सलाह। तो एक सतत आउट परफॉर्मेंस हमने ये स्टॉक में पिछले कुछ समय में देखा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विद वेरी गुड वॉल्यूम्स यहाँ पे कंसोलिडेशन से दिख रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो रहा है। सो एसबीआई कार्ड्स हमें लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 920 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी, 960 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
और एक शॉर्ट कॉल रहेगा, शॉर्ट कॉल जो है वो हेवेल्स में रहेगा। सो बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि क्योंकि मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा नेगेटिव टर्न हो रहा है, तो कहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है रिसेंट मार्केट के तेजी में, आई थिंक वो अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। तो हेवेल्स हमने देखा है कि पिछले कुछ समय के मार्केट अपमूव में बिल्कुल पार्टिसिपेशन वहाँ पे नहीं था, और टेक्निकली भी जो रिसेंट स्विंग लो है वो ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो हेवेल्स के फ्यूचर्स में 1530 के नीचे स्टॉप लॉस, 1530 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट बनाने की सलाह रहेगी 1450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, हेवेल्स सेल था। अब आज भी इस स्टॉक में आप देखिए करीब 25,000 शेयर जुड़े हैं, शॉर्टिंग इसमें भी हो रही है। एक वीक स्ट्रक्चर और एसबीआई का सुबह से अगर आप देखें तो इस कार्यक्रम में कई बार जिक्र हो चुका है इसका। मल्टी मंथ हाई। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। आईएक्स पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। हमने देखा कैपिटल मार्केट के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक ने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, और अब जब इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है तो इसमें गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है 194 और 190 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड में वो एम है। यहाँ पे सेटअप काफी अच्छा बन रहा है, स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर रीगेन किया है। यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3030 का एसएल मेंटेन करे। 3140 और 3202 टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आशीष जी की ट्रेड। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मुझे देखिए टॉप पिक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा था, बढ़िया बढ़िया सेटअप है। एनीवे एक लॉन्ग एक शॉर्ट करूंगा। लॉन्ग ऑब्वियसली भारतीय होगा, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, तो ये मोमेंटम क्लिक करेंगे। 1865 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1910 1920 का स्विंग का टारगेट होगा। दूसरा एक शॉर्ट मिल रहा है यहाँ पे, वो है मैनकाइंड फार्मा। इसका चार्ट देखिए, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। 2370 का स्टॉप लॉस रखे मैनकाइंड फार्मा फ्यूचर में शॉर्ट करे। 2300 से लेके 2280 ये इसका स्विंग का इंट्राडे का टारगेट। ओके, चलिए इंट्राडे दिखाइए ज़रा एक बार। कोई भी ट्रेड हो, इंट्राडे जब तक ना दिखे समझ नहीं आता कि ट्रेड में मोमेंटम किस साइड है। ये ब्रेकडाउन की बात हो रही है यहाँ पर। इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर इस मूव इस समय मैनकाइंड का। अब एक बार एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ ठीक ठाक मूव्स आपको दिखाई देंगे। एक बार ज़रा लिख रही है पूना वाला फिनकॉप। यहाँ पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वीकनेस है। पूना वाला फिनकॉप आएगा आपकी स्क्रीन पर 400 के नीचे आता हुआ। आप बहती जी, कोई ट्रेड नहीं, मैं पुणे कनेक्शन ही जोड़ रहा हूँ, ऐसी स्टॉक आया तो इसके लिए पूछ लिया। कोई व्यू पूना वाला पर? जी देखिए, चार्ट में स्ट्रेंथ थी लेकिन अब गिरावट देखने में हमें लग रहा है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक। तो 395 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है कि ये यहाँ से और फर्दर करेक्ट हो सकता है। 10 रुपए के करीब ये चल रही है पुट, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6 रुपए का एसएल मेंटेन करे, और 15 रुपए तक के टारगेट के लिए 395 की पुट में खरीदारी की सलाह। ओके, पूना वाला फिनकॉप, हालांकि इसका थोड़ा सा मोमेंटम कोलैप्स हुआ क्योंकि ये मुझे याद है जब रिवर्स चल रहे थे, हम जंप कर रहे थे जून सीरीज़ में, अच्छी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक पे विजिबल थी उस वक्त। बट ठीक है, बाजार का मूड भी ख़राब है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ आज रिवर्सल में कन्वर्ट हुई वो क्या क्या है जहाँ पे शॉर्ट्स थे? एक बार ज़रा ग्रेनुअल्स लेके आइएगा, और ग्रेनुअल्स 518 पे थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे आता हुआ लोअर लेवल से, लेकिन ये इतना बड़ा रिवर्सल नहीं है कि मैं इसको बहुत तवज्जो दूँ, तो थोड़ा सा स्किप ही करते हैं। एलकेम में एक कोलैप्स था, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एलकेम लेके आइए प्लीज़ ज़रा। आज आशीष की टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस था और क्रैक भी हुआ, डेरिवेटिव्स में शॉर्टिंग भी काफ़ी थी। आपका व्यू इस पर रचना जी? एलकेम फाइनली 58-26, 58-10 इस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है क्या, जिसने शॉर्ट लिया हो? जी, एलकेएम में करंटली तो प्राइस में ब्रेकडाउन डेफिनेटली है और 3-4 दिन का पुराना है। उसके पहले 4-1 दिन की रेंज थी जिसमें से ये ब्रेकडाउन हुआ है। डाउन साइड पे मेरे हिसाब से ये फर्दर थोड़ा जा सकता है 4850 तक। 4850 के आसपास एक सपोर्ट शायद इमर्ज होगा फॉर अ सिंपल रीजन कि तब तक थोड़ा ओवर स्ट्रेच भी हो जाएगा डाउन साइड पे। तो 4850 के आसपास शॉर्ट्स को बुक आउट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। मार्केट में इस समय अभी भी मोमेंटम जो है वो इनडिसाइसिव ही माना जाएगा। हालांकि मिड कैप में जो
फॉल आया था वो अरेस्ट हुआ है और अब वहाँ पर रिकवरी आनी शुरू हुई है। इवन बैंक निफ्टी में भी जो फॉल था वो अरेस्ट हुआ, थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है यहाँ पर। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस समय थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जी जयपुरिया जुड़े हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देखें इस मार्केट को, क्योंकि एक लगातार एफआईआईज की सेलिंग ना सिर्फ कैश मार्केट में बल्कि एफएनओ मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ लीड रखा हुआ है इसने मार्केट के ऊपर। मार्केट ऊपर नहीं आ पा रहा है उसकी वजह से। हालांकि एक अच्छी रैली देखी थी हमने 22,000 से 25,000 की। इस समय आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी सेलिंग आ रही है एफआईआईज की तरफ से? तो अनुज जी देखिए, जैसे आपने कहा एक अच्छा रैली नीचे से अपने को देखने मिल गया है। 10-12% नीचे से रैली आया है, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज का दरकार है और मार्केट मेरे ख्याल से अगले थोड़े हफ्ते में वो कंसोलिडेशन फेज में घूमेगा। एक जो बड़ा इवेंट है वो है जुलाई 9 का, है ना, जो 90 दिन का जो पॉज था टैरिफ पे, वो खत्म हो रहा है। तो अभी तक तो अग्रीमेंट उनका एक ही हुआ है, क्योंकि है ना, ऐसा कहना था वो 90 दिन में 90 अग्रीमेंट हो जाएंगे, पर अभी तक तो सिर्फ एक ब्रिटेन का अग्रीमेंट हुआ है। तो वहां से कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है कभी कि जिसका अग्रीमेंट नहीं खत्म हुआ वापस से ना रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएंगे। तो उसके रनअप पे, है ना, बाजार थोड़ा सा नरम रहेगा, भारत में भी बाकी सब, है ना, देशों में भी नरम बाजार रहेगा। यदि अपने इंडिया स्पेसिफिक या भारत स्पेसिफिक कुछ देखे तो वैसे न्यूज सब पॉजिटिव ही है, वैल्यूएशन को छोड़ के। शायद, है ना, इस हफ्ते एक रेट कट और देखने को मिलेगा आरबीआई से। बारिश के जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे ही है अभी तक। तो इकोनॉमी में मोमेंटम है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का। और जो नतीजे आए अभी कॉर्पोरेट्स के जो अभी खत्म हुए हैं, वो, है ना, ऑन द होल सरप्राइज ही रहे। वैसे ना एक्सपेक्टेशन बहुत कम था, तो है ना 6-7% ऐसे कोई बहुत बड़ा अर्निंग ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी देखे तो जो, है ना, पहले एक्सपेक्टेशन था एनालिस्ट का उससे अच्छे आए नतीजे। पर ज्योति जी, एक चीज़ और, हमारी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में प्लेसमेंट कैसी है, हमारी प्लेसमेंट इमर्जिंग मार्केट्स में कैसी है, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। क्योंकि अगर आप लास्ट 1 साल 1.5 साल की समय अवधि को देखें, एफआईआईज का स्ट्राइक रेट बहुत स्ट्रांग रहा है। जब जब वो इंडेक्स पे काफ़ी सब्सटेंशियल मात्रा में शॉर्ट गए, बाजार में एक पेन था, वेदर इट्स जनरल इलेक्शन, उसके बाद अक्टूबर का वो महीना, उसके बाद फरवरी, उसके बाद अप्रैल। एक बार अगेन वो सेलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, इंडेक्स में उनकी काफ़ी शॉर्ट प्लेसमेंट है। क्या फैक्टर है जो कि एफआईआईज फ्लो को इस वक्त नेगेटिव कर रहा है? ये हमारी प्लेसमेंट वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी नेगेटिव है, ऐसा क्या वजह पॉसिबली क्या हो सकती है? तो इसमें ना दो कारण है। तो एक सबसे पहले तो है जो वैल्यूएशन है भारत का। यदि अपने इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में देखे तो भारत काफी एक्सपेंसिव है। हालांकि हरदम भारत थोड़ा महंगा रहा है। यदि अपने पिछले 20 साल में देखे तो एक तरह से अपना ना 50 से 60% पी प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं। पर अभी ये ना जो ट्रेड हो रहा है वो करीब 80-85% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो एक तरह से वैल्यूएशन जब हम लोग रिलेटिव देखते हैं तो महंगा लगता है। यदि अपने एब्सोल्यूट भी देखें तो बाजार कोई सस्ता नहीं है, यहाँ भी अपने को थोड़ा महंगा ही लग रहा है मार्केट। तो सबसे बड़ा कारण है वैल्यूएशन, है ना, अच्छा नहीं है। दूसरा, है ना, लोग पिछले 6-8 महीने से चाइना में ना थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मार्केट काफी अंडर परफॉर्म किया। भारत मार्केट अच्छा किया था, चाइना अंडर परफॉर्म किया था। तो एक तरह से थोड़ा पैसा सितंबर में स्पेशली अपने देखे तो भारत का मार्केट सितंबर में पीक हुआ, चाइना का मार्केट सितंबर में बॉटम हुआ जब चाइना ने स्टिमुलस किया। तो उसके बाद में ना चाइना अच्छा किया है, भारत खराब किया है। तो एक तरह से लोग, है ना, हो गया कि मार्केट महंगा है, इंडिया में हम लोग को लॉन्ग टर्म रहने का है, पर, है ना, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। जब भी नेगेटिव न्यूज आएगा मार्केट गिरेगा, तब अपने देखे तो एफआई का बाइंग आया है। यदि पिछले 1-2 महीना में देखे तो नीचे से, है ना, जब मार्केट गिरा था तो एफआई बाइंग आया था और उन लोगों ने काफी बाइंग किया था, फिर वापस रुक गए। और तीसरा है इंडिया में सप्लाई चालू है। यदि आज भी देखे तो, है ना, 4-5 ब्लॉक डील है 3,500 करोड़ के। तो एक तरह से सप्लाई ऑफ पेपर आते जा रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट को बढ़ने का स्कोप नहीं देता है, क्योंकि जिसको भी एक्सपोजर चाहिए वो इनमें, है ना, सब प्राइमरी पेपर ले लेता है, क्यूएपी ले लेता है। तो सेकेंडरी मार्केट में फिर या तो बेच देते हैं या फिर, है ना, एडिशनल पैसा नहीं पंप इन करते। बिल्कुल। अच्छा,
एक स्पेस जहाँ अच्छा पैसा बना है ऑफ लेट वो है डिफेंस। आपके पोर्टफोलियो में है क्या और आपका व्यू क्या होगा डिफेंस पर इस समय? तो हम लोग के पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफेंस कंपनी नहीं है और उसका कारण है वैल्यूएशन। हम लोग काफी वैल्यूएशन कॉन्शियस है। तो डिफेंस में वैल्यूएशन है ना काफी महंगा हो गया है, काफी दानव देखे शेयर को। यदि अपने लॉन्गर टर्म देखें तो डिफेंस अच्छा है, ये कंपनीज यहाँ से बड़ी हो जाएगी, ऑर्डर बुक काफी आएंगे सबके। पर इसमें दो चीज हो जाता है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो अभी अज्यूम करते हैं वो जरूरी नहीं है वो मेंटेन होएगा। तो हो सकता है ना वो जो अर्निंग्स अपने सोचे 2 साल बाद आएगा वो हो सकता है 4 साल बाद आवे। तो जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है इसमें ना काफी करेक्शन भी आते रहेंगे। तो हम लोग जनरली है ना हाई वैल्यूएशन पे नहीं लेते। जब करेक्शन आता है हम लोग का जो 3 यूज फिलोसफी है कि जब है ना मार्केट इस पे थोड़ा नजर हटा देता है और वैल्यूएशन सस्ते होते हैं तो ही लेते हैं। पर ओवरऑल देखें तो डिफेंस कंपनी यहाँ से बड़ी हो जाएगी तो करेक्शन में लेना चाहिए। इतने हाई वैल्यूएशन पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, आपने इन्फ्लेशन के सही ट्रेजेक्ट्री में होने का, आपने रेट कट होने का उल्लेख किया, आपने अच्छे मानसून का उल्लेख किया यहाँ पर। ऐसे में एफएमसीजी पर आपका टेक क्या है इस वक्त? बहुत सारे स्टॉक्स एफएमसीजी में अभी भी हैं जो कि इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। वो होता है ना यूनानी मसली सेकुलर और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पूरे स्पेस में वो नहीं है। इक्का दुक्का बास्केट चलती है, अदर देन दैट ऐसा कोई सेकुलर ट्रेंड नहीं है इस स्पेस में। आप एफएमसीजी पे क्या टेक रखते हैं इस वक्त? तो देखिए हम लोग का एफएमसीजी पे नजरिया 4-5 साल से नेगेटिव रहा है। उसका दो कारण है, एक तो वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एफएमसीजी में काफी महंगे हैं। कंपनीज अच्छे क्वालिटी के हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाई हो सकता है, पर जो वैल्यूएशन प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं वो हम लोग के है ना जो भी होराइजन है उसके बाहर रहता है। तो कभी हम लोग को है ना वो वैल्यूएशन वाइज अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है कि मेरा मानना है कि जो एफएमसीजी कंपनीज है वहाँ डिमांड ग्रोथ इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत में सबके आमदनी बढ़ती है, इनकम बढ़ जाता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, वो है ना स्टेपल से लेके डिस्क्रेशनरी पे स्पेंडिंग करना चालू कर देते हैं। तो है ना पहले एफएमसीजी लेते हैं, पहले साबुन तेल ये सब लेते हैं, पर उसके बाद में ना लोग वाइट गुड लेना चालू कर देते हैं, ट्रैवल करना चालू कर देते हैं। जैसे अपने देखे अभी तो मोबाइल फोन सब लोग ले रहे हैं, फिर है ना एसी सब लोग लेने लग गए और ट्रैवल करने लग गए सब लोग। यदि अपने देखे तो होटल का रेट्स काफी बढ़ गया। यदि कोविड से आज तक देखे होटल रेट्स में काफी बड़ा वो आ गया है। तो कंज्यूमर बास्केट भी है ना एफएमसीजी से छोड़ के ना कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे पहुंचता है। तो हम लोग का अनुमान रहा है कि यदि कंज्यूमर खेलना है तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के थ्रू खेलना है, स्टेपल्स के थ्रू नहीं। अच्छा, आपने बात की कि अब मार्केट का फोकस होगा वो टैरिफ डील, मतलब जब वो 90 डेज ख़त्म होंगे उसके बाद क्या होगा। एक सेक्टर जहां बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही उसको लेकर वो था आईटी। लार्ज कैप आईटी पर अब आपका क्या व्यू होगा? हम लोग आईटी पे जनरली नेगेटिव रहे हैं और अभी भी नेगेटिव हैं। तो इसके वापस दो ही कारण है। एक तो है ना जो ग्लोबल ग्रोथ है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। यूएस ग्रोथ में मेरे ख्याल से ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण थोड़ा इकोनॉमी स्लो होएगा। और है ना ये इन्फ्लेशन ज्यादा हाई रहेगा तो फेड को इतना रूम नहीं है कि जल्दी से रेट कट करके है ना इकोनॉमी को बूस्ट दे देवे। तो दूसरा लॉन्गर टर्म ये जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहाँ पे एआई के कारण डिमांड ग्रोथ काफी स्लो रहने वाला है। क्योंकि एआई के कारण जितने प्रोग्रामर्स चाहिए प्रोग्राम करने को वो शायद 30% 40% कम हो जाएंगे जैसे जैसे ना एआई ज्यादा यूज होएगा प्रोग्रामिंग में। तो इसके कारण एक तरह से जो डिमांड आउटलुक है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा है ना डोमेस्टिक प्लेस खेल रहे हैं और ये आईटी थोड़ा कम खेल रहे हैं। अच्छा, एक स्पेस और मतलब जिसको आप 3-4 भागों में बांट भी सकते हैं, ऑटो, जिस पे काफ़ी समय से हमने बात भी नहीं किया आपसे। ये भी खबर आ रही है कि मतलब टेस्ला ऑपरेशंस को इंडिया में बहुत सीमित दायरे में रखेंगे, सिर्फ 2 शोरूम्स, नो मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल। हालांकि BYD का ने जो किया अपने प्राइसेस को लेकर वो एक और बड़ी सुर्खी थी पिछले 20-30 दिन की।
ऑटो एक जैसे कि मैंने एफएमसीजी का उल्लेख किया था कि बहुत स्ट्रांग बाइंग विटनेस नहीं कर रहा है, फंसे फंसे से है स्टॉक इस वक्त। ऑटो में कोई कॉल लेंगे आप क्या, वेदर इट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, वेदर टू व्हीलर स्पेस और टायर, कोई बास्केट जो आपको इम्प्रेस कर रही है इस वक्त? तो ये पूरे ऑटो स्पेस में हम लोग का नजर ज्यादा ऑटो एंसिलीज पे है और ऑटो ओईएम्स पे कम नजर है। ऑटो ओईएम्स पे हम लोग के काफी एक्सपोजर है, बिकॉज वहाँ दो चीज हो रहा है। एक तो है ना, कई लोग नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यदि ओईएम का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, उनका भी उस प्रोडक्ट में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, बट क्योंकि एक दूसरा प्रोडक्ट आ गया है तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरा, अपने डिफेंस का जिक्र किए थे, तो ऑटोज में भी कई लोग, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है, वहां पे ना डिफेंस में कुछ कुछ सप्लाई करना चालू कर दिया है। तो ये दो कारण है जो कि ना ऑटो एंसिलीज में ग्रोथ आ रहा है, जबकि ना ओईएम में ग्रोथ नहीं आ रहा है। और ज्यादा नजर हम लोग का वही है। ऑटो ओईएम में हम लोग है ना, ज्यादा नजर टू व्हीलर्स पे है अभी। पैसेंजर व्हीकल्स को हम लोग बेचे हैं। सीवीज एक एरिया है जहाँ पे ग्रोथ आ सकता है, अभी काफी डिमांड नरम है, पर उस पर ध्यान रख रहे हैं। पर एट द मोमेंट हम लोग का सिर्फ टू व्हीलर्स पे थोड़ा नजर है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति जी, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल जुड़े हैं। सहज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगे इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो ओवरऑल आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेटिव सेटअप में है, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया, एफआई की पोजीशंस लॉन्ग साइड की लोएस्ट लेवल पे है। इनफैक्ट मार्च 2025 में भी अराउंड 15-16% था, और अभी भी एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है डेरिवेटिव इंडेक्स डेरिवेटिव्स में कंसिस्टेंटली घट घट कर 16.5% के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एग्रेशन दिख रहा है, और जो ब्रॉडर मार्केट का सेटअप है वो भी आपका थोड़ा सा कंसोलिडेटिव बायस के तरफ है। आई थिंक मार्केट ने इस साल के शुरुआत में ये आइडेंटिफाई कर लिया था पहले ही कि भाई अर्निंग्स थोड़े से नरम रहने वाले हैं, तो उसके चलते हमें लग रहा है ये कंसोलिडेटिव सेटअप है, और ये एक ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। आई थिंक ये फ्रेज बड़ा छोटा है, पर एक माइंडसेट को चेंज करना और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान यदि ट्रेडर्स करें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी की यदि मैं इमीडिएट की बात करूं, एक दो दिन की, तो कल के दिन में भी काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी दिख रही थी। इनफैक्ट आज सुबह से जो हम ऑप्शंस का मनी फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें हमें कॉल और पुट दोनों में इक्वल राइटिंग दिख रही है, कोई स्ट्रॉन्ग बायस नहीं दिख रहा है। तो एक रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है आज, और हो सकता है कल के दिन के एक्सपायरी में थोड़ा सा मूवमेंट आए, बट फिलहाल के लिए रेंज बाउंड आउटलुक शॉर्ट टर्म में, और मीडियम टर्म में भी थोड़ा सा कंसोलिडेटिव बड़ा रेंज आपका 24,500 और 25,100 के आसपास दिख रहा है। एक लेवल में हाईलाइट करना चाहूंगा जून सीरीज में दर्शकों के लिए, हमें लगता है कि 24,470 24,470 यदि क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ब्रेक करता है तो शायद डाउनसाइड वोलेटिलिटी थोड़ी आपकी इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो रेंज बाउंड विद सिलेक्टिव पॉजिटिव पार्टिसिपेशन रहने की पॉसिबिलिटी हमारे डेटा के बेसिस पर समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ में बैंक निफ्टी में 54,800 का एक बहुत ही बड़ा लेवल है, और ऊपर की तरफ में 56,100 को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये रेंज के अंदर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये फिलहाल के लिए आउटलुक रहेगा। ओके सहज, सिंस आप कह रहे हैं कि ये मोर और लेस एक रेंज बाउंड है, इक्वल कन्विक्शन ऑफ पुट राइटर्स एंड रेंज पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स, यानी एक रेंज है, यानी डायरेक्शनल ट्रेड पे बहुत पैसा नहीं बनेगा। इन दैट केस स्टॉक फ्यूचर्स आपके दो तीन स्पेस जो कि आप मानते हैं कि बाय ऑन डिप्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, और विद इन दैट बास्केट आपके प्रेफर्ड शॉर्ट और लॉन्ग क्या है? जी अभी इनफैक्ट है ना, ये सेक्टर से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है मेरे अनुमान के हिसाब से। एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आईटी स्टॉक्स ले लीजिए, फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में काफी वैल्यू दिख रही है फंडामेंटल बेसिस पर वहां पे मोमेंटम की कमी है, राइट? तो हमें वो स्पेस आइडेंटिफाई करना है जहां पे आपकी मोमेंटम और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, ना कि सेक्टर स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिलहाल के लिए दो अपॉर्चुनिटीज हमें जो अच्छी लग रही है, एक है एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक अराउंड 264 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। इसने कल के दिन में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिया, और यदि मैं डेली चार्ट्स पे देखता हूं तो इसने एक ब्रेकआउट करके अभी पुल बैक दिया है। ये पुल बैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंटर करने के लिए 253 के स्टॉप लॉस के साथ
आप 280 285 तक के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस को लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है इंटरेस्टिंग, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स के आसपास, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1450 का एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ में 1600 तक की इसमें हमें अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिख रही है। तो जैसे मैंने बताया, सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा हम स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फिलहाल के लिए फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सहज, इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में है ब्रोकरेज व्यूज़ की वजह से, उस पर बात करते हैं। कंचन के पास वापस चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। दो सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगी, एक तो है टेलीकॉम सेक्टर और दूसरा है ऑटो सेक्टर। फर्स्ट टेलीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि Q4 में अगर नंबर्स देखे जाएँ तो ऑल ओवर जो एग्रीगेट ग्रोथ हमें देखने को मिली है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15%, यानी कि एक हेल्दी ग्रोथ इसमें देखी गई है और ये माना जा रहा है कि आगे चल के भी इसी तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। देखिए ग्रोथ तो देखने को मिली है, लेकिन ग्रोथ के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो इस टाइम पे देखा गया है वो है जो सब्सक्राइबर, उसमें हमें एक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इन सभी के अंदर अगर हम देखें तो जो भारतीय एयरटेल की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे सॉलिड साइड पे बनी हुई है। इसके चलते इनको भारतीय एयरटेल इस टाइम पे प्रेफर लग रहा है। और साथ में अगर हम वोडाफोन आइडिया के तरफ नज़र डालें तो जो उनका सब्सक्राइबर बेस है वहाँ पर हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जियो और भारती को आता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल के ऊपर इनफैक्ट मैक्वेरी की भी एक रिपोर्ट आई है, वहां पे उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है और जो अपना टारगेट है उसको राइज करके 2050 का कर दिया है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो हमें करीब करीब 10 से 15% तक का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का वो सॉलिड साइड में है। इनफैक्ट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके आउटलुक को लेकर भी जो उनका नजरिया है काफी ज्यादा बुलिश साइड पे है। इन बेस केस में वो बोल रहे हैं कि आरपू में हमें करीब करीब 11% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी, यानी कि फिस्कल ईयर 27 तक ये हमें 290 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर ईपीएस का एस्टिमेट भी देखा जाए तो फिस्कल ईयर 26, 27, 28 तीनों के लिए ही जो बताया गया है वो काफी ज्यादा की पॉजिटिव साइड में है। अब आते हैं ऑटो में। ऑटो में सबसे पहले हम देखते हैं नोमुरा की रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स के ऊपर। देखिए हमने कल देखा था कि हैरियर ईवी का लॉन्च हुआ है, उससे ये अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि उन्होंने एक न्यूट्रल कॉल दी है और जो टारगेट है उसको कोट किया है 799 पे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से हमें करीबन 10 से 13% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो पूरा का पूरा देखिए ईवी स्पेस है, वहाँ पे जो हैरियर की एंट्री होगी वो हो सकता है कि अच्छा खासा कंपनी को एक बूस्ट दे। और इसके अलावा जो ईपीएस एस्टीमेट है उसको भी काफी शानदार तरीके से बढ़ा दिया गया है। ये इस समय कुछ ब्रोकरेज व्यूज। इस शो को यहीं समेटते हैं और उसके बाद कंचनी वापस लौटेंगे एक ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।